हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर चैनल सीए चर्चा। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या है वो इन्वेस्टमेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको करके आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हो एंड कैसे आप इनको कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कब इन्वेस्ट करना चाहिए। वील टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स इन दिस वीडियो। सो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड इफ़ यू फाइंड दिस information meaningful and informative, do consider sharing this video with your friends and family so that they can also get benefit from this video. So first of all, first important trick जो आपको हेल्प करेगी अपना टैक्स बर्डन कम करने में, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर 1.5 लाख एग्जेम्पशन। सो क्या है 1.5 लाख एग्जेम्पशन? सो दिस 1.5 लाख एग्जेम्पशन कम्स अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD। सो किन किन जगहों पे आप इन्वेस्ट करके ये 1.5 लाख का एग्जेम्पशन ले सकते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बैंक्स की टैक्स सेवर एफडी। सो बैंक इफ़ यू वांट, आपको बैंक्स भी ऑप्शन देते हैं टैक्स सेवर एफडीज़ का, जिसमें इन्वेस्ट करके आप अप टू 1.5 लाख का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। सो जितना आप बैंक की टैक्स सेवर एफडी में डालेंगे उतना ही आपको रिडक्शन मिलेगा। बट इसके 2 ड्रॉबैक्स हैं बैंक्स टैक्स सेवर एफडीज़ के। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको 5 ईयर्स का लॉक इन पीरियड मेंटेन करना पड़ता है, विच मीन्स कि अगर आपने आज पैसा डाला है तो आप उस पैसे को 5 साल तक भूल जाओ। उसके बाद 5 साल के बाद आपको जितना अमाउंट प्री डिटरमाइन हुआ होगा बैंक एफडीज़ में, बैंक आपको उतना ही पैसा दे देगा। ये बहुत ही मतलब कन्वीनियंट वे ऑफ गेनिंग दिस ATC रिडक्शन है। बट द थिंग इज़ कि आपको इसमें पैसा डाल के 5 साल तक भूलना पड़ता है। लॉक इन पीरियड इज़ क्वाइट हाई इन बैंक टैक्स सेवर्स एफडी एंड ऑल्सो द इंटरेस्ट रेट्स विच बैंक्स गिव यू वो भी इतनी ल्यूक्रेटिव नहीं है। दैट इज़ वाई ये बैंक की टैक्स सेवर एफडीज़ इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती। तो अगर बैंक की टैक्स सेवर एफडी नहीं है देन यू कैन कंसिडर इन्वेस्टिंग इन PPF और EPF। PPF मीन्स पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड EPF जो हमारा प्रोविडेंट फंड जो हमारा सैलरी क्लास का ऑलरेडी एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है। सो EPF के लिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा था कि व्हाट इज़ द EPF मैकेनिज़्म एंड ये कैसे वर्क करता है। तो आप मेरी लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं एंड ऑल्सो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। उसके अलावा इफ़ यू आर पेइंग एनी इंस्टॉलमेंट्स ऑन होम लोन्स तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट का रिडक्शन भी ATC में मिलेगा आपको। उसके अलावा इफ़ यू आर पेइंग एनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आप अपने बच्चों की ट्यूशन फ़ी जो स्कूल्स में पे करते हैं उसका रिडक्शन भी आप ATC में ले सकते हैं। बट यू हैव टू बी माइंडफुल दैट आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ी कॉम्पोनेंट का ही रिडक्शन मिलेगा। अगर आपने अपने बच्चों की स्कूल फीस में कोई एडमिशन फ़ी या कोई एनुअल फ़ीस पे करी है उसका रिडक्शन नहीं है, सिर्फ ट्यूशन फ़ी का ही रिडक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप पेंशन फंड्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विच विल फॉर्म पार्ट ऑफ दिस ATC विच इंक्लूड्स अ नेशनल पेंशन स्कीम ऑल्सो। सो ATC, 80CCC एंड 80CCD में ये सारे कॉम्पोनेंट्स हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। सेकेंड ट्रिक जिसमें आप अपना टैक्स बचा सकते हैं वो है 80CCD सब सेक्शन 1B। So what we had spoken in tip number 1 for ATC, 80CCC and 80CCD जिसमें उसमें भी NPS का mention I have done, but the government says that जो employees अपना 80CCD में 1.5 लाख में NPS का contribution नहीं कर पाए, उनका 1.5 लाख पहले ही एग्जॉस्ट हो गया, तो in order to promote the pension schemes गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सेड दैट अगर आपका 1.5 लाख एग्जेम्पशन एग्जॉस्ट हो चुका है तो आप एडिशनल 50,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हो इन NPS, जिसका रिडक्शन आपको 80CCD सब सेक्शन 1B में एडिशनली मिलेगा। विच मीन्स कि 1.5 लाख का एग्जेम्पशन आपको NPS का पहले वाली ATC में मिलेगा एंड सेकेंड 50,000 का एग्जेम्पशन आपको ATCCD सब सेक्शन 1B में मिलेगा। सो इन एंड ऑल अगर आप ओवरऑल देखें तो आप एक नेशनल पेंशन स्कीम में 2 लाख तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिडक्शन ले सकते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80D। सो 80D क्या होता है? आपका मेडिकल प्रीमियम विच यू आर पेइंग
उसका भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। बट इस 80D मेडिकल प्रीमियम पे देयर इज़ अ कैप। क्या कैप है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो 80D हैज़ एक्चुअली डिवाइडेड has actually been categorized into senior citizens and which means people who are below the age of 60 years and above the age of 60 years. So जो 60 years से below हैं उनको ऑप्शन है कि वो अपना एंड अपनी फैमिली का along with their parents उनका मेडिकल प्रीमियम पे कर सकते हैं। which means for example me, I am less than 60 years of age. मैं अपने स्पाउस का, अपने चाइल्ड का मेडिकल प्रीमियम पे करके 25,000 तक का रिडक्शन ले सकती हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स की एज भी लेस देन 60 ईयर्स है तो उनका एडिशनल मुझे 25,000 का बेनिफिट मिलेगा इफ़ आई एम पेइंग द मेडिकल प्रीमियम, विच मीन्स 25,000 फॉर मी एंड 25,000 फॉर माई पेरेंट्स। टोटल 50,000 का रिडक्शन 80D में मिल सकता है। उसके अलावा अगर मेरी एज अबव 60 ईयर्स है एंड मेरे पेरेंट्स की एज भी अबव 60 ईयर्स है तो ये 25,000 की लिमिट इन्हांस होकर 50,000 हो जाती है, विच मीन्स 50,000 फॉर मी एंड 50,000 फॉर माई पेरेंट्स। बट जनरली ऐसे होता है, लाइक इन माई केस मेरी एज तो लेस देन 60 ईयर्स है बट मेरे पेरेंट्स आर मोर देन 60 ईयर्स। तो इस केस में मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं अपना 25,000 एंड माई पेरेंट्स का 50,000 विच मीन्स 75,000 का टोटल रिडक्शन मैं 80D में ले सकती हूँ फॉर मेडिकल प्रीमियम पेड। अपार्ट फ्रॉम दिस मेडिकल प्रीमियम पेड आई कैन ऑल्सो अवेल द रिडक्शन ऑफ preventive health checkups of my family. So if I am paying any amount from for any preventive health checkup, उसका भी मुझे रिडक्शन अप टू 5,000 तक का मिल जाता है। तो उसके लिए मुझे कोई आई डोंट हैव टू गिव एनी प्रूफ फॉर पेइंग दैट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। अनलाइक दिस मेडिकल प्रीमियम जब मैं पे करती हूँ तो मुझसे गवर्नमेंट मेरा मेडिकल प्रीमियम का प्रूफ मांगती है। माई सर्टिफिकेट इज़ आस्क्ड फॉर दिस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वो आप बिना किसी एविडेंस, बिना किसी प्रूफ के भी कर सकते हो। बट दैट एग्जेम्पशन इज़ अवेलेबल ओनली अप टू ₹5,000। सो 80D में ये सब कवर होता है, मेडिकल प्रीमियम एंड माई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। उसके अलावा if I talk about next section, which means the third investment tip for tax saving would be deduction under section 80TTA, which means if I am earning any interest on my savings bank account, that is also exempt up to a limit of 10,000 rupees. For example, if I am earning my interest from saving bank account up to 10,000 rupees, that entire 10,000 will be exempt. And if I am earning, let's say in another example, if I am earning 12,000 rupees from my interest on savings bank account, then in that case 10,000 will be exempt, and any amount which is received over and above 10,000, which in my case is 2,000, in that case 2,000 will be added to my taxable income. So मुझे benefit 80TTA में सिर्फ 10,000 का ही मिलेगा। उसके अलावा the most important investment tip is the benefit which you get on your home loans. So home loans के बारे में हमने सेक्शन 80C उस 1.5 लाख की रिडक्शन में भी बात करी थी, but that was only limited to the principal component. So now what I am talking about is अगर आप अपने होम लोन आप if you are paying your home loan installments तो आपको तब क्या benefit मिलेगा। First of all, you will be getting that principal component on your home loan installment as a reduction in section 80C, that is capped up to 1.5 lakhs. उसके अलावा if you are paying interest on home loan, then you are eligible to get the reduction of your interest component also under the provisions of Income Tax Act. So as per section 24B आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे भी रिडक्शन मिलेगा, दैट विल बी अप टू 2 लाख रुपीज़ ओनली। एंड ऑल्सो अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन का रिडक्शन अप टू 50,000 एडिशनली मिलेगा अंडर सेक्शन 80EE। सो ये होम लोन के बारे में था कि आपको होम लोन में कितना मिल सकता है। सो होम लोन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल अमाउंट इन 80C, सेक्शन 24B में इंटरेस्ट का भी रिडक्शन मिलेगा अप टू 2 लाख रुपीज़
एंड सेक्शन 80EE में इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम होम बायर तो आपको उसका भी डिडक्शन मिल सकता है इंटरेस्ट का टू 50,000 रुपीज़। सो उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है सेक्शन 80E में। सेक्शन 80E क्या बोलता है कि आपने अगर कोई एजुकेशन लोन लिया है एंड यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन योर एजुकेशन लोन, सो उस पर कोई कैपिंग नहीं है। वट एवर इंटरेस्ट यू आर पेइंग ऑन योर एजुकेशन लोन, आपको उसका रिडक्शन अपनी टैक्सेबल इनकम से मिलेगा। So I think this is a very big relief for all those people who have taken education loan either for themselves or for their children. तो आपको इसमें भी सेक्शन 80E के रिगार्डिंग 80E में आपको रिडक्शन मिल सकती है। Apart from the sections that I've just mentioned, सेक्शन 80GG भी इंट्रोड्यूस हुआ है for all those people who are paying rentals for their home. So for example मेरा permanent residence दिल्ली में है, but for the purpose of job I am going to Bombay. मेरे को बॉम्बे में जाके जॉब करना पड़ रहा है। यहाँ पे मेरा अपना घर है, बट बॉम्बे में जाके मुंबई में जाके आई हैव टू पे रेंटल्स फॉर माई होम वेयर इन आई एम लिविंग। तो उस केस में मुझे रेंटल्स का भी रिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80GG, बट दैट कैलकुलेशन इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, दैट आई विल कवर इन माई सेपरेट वीडियो कि 80GG का क्वांटम ऑफ रिडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट आई कैन टेल यू दैट 80GG में भी आपको रिडक्शन मिल सकता है एंड दैट रिडक्शन विल डिपेंड अपॉन फ्यू थिंग्स विच आर हाउ मच HRA कॉम्पोनेंट यू हैव रिसीव्ड, व्हाट इज़ योर टोटल सैलरी एंड हाउ मच रेंट यू आर पेइंग। उस केस में आपको 80GG में भी रिडक्शन मिल जाता है, बट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। अगर आपको 80GG का रिडक्शन लेना है देन इन दैट केस यू हैव टू फाइल एन एडिशनल फॉर्म विच इज़ कॉल्ड फॉर्म 10BA, वेयर यू हैव टू फिल इन ऑल योर लैंडलॉर्ड डिटेल्स, लाइक आपको लैंडलॉर्ड का नेम, पैन एंड हाउ मच रेंट यू आर पेइंग टू द लैंडलॉर्ड, आपको वो सब भी फॉर्म 10BA में बताना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट। सो these were broadly the reductions which you can claim under section 80s from your taxable income. But there is one more thing, अगर आप salaried person है, like I mentioned in my first video, आप salaried persons को standard reduction मिलता है 50,000 rupees from their salaried income. So apart from all these reductions, you are entitled to get you are entitled to get a reduction of 50,000 if you are a salaried and a pensioner. So when you compute all these deductions and when you reduce them from your taxable income, if your net taxable income happen to be less than 5 lakh rupees, तो आपको सेक्शन 87A में रिबेट ऑन टैक्सेस भी मिलता है, विच मीन्स कि अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम इज़ लेस देन 5 लाख रुपीज़ तो आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेक्शन 87A में रिबेट भी ले सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कंप्यूट ऑल दी डिडक्शंस, उन डिडक्शंस को हम टैक्सेबल इनकम में से लेस करके आप अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर सकते हैं। सो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में प्लान करेंगे, सिंस वी आर इन April 21 नाउ एंड वी हैव द एंटायर ईयर टू प्लान आवर इन्वेस्टमेंट्स, तो आई एम श्योर आपकी टैक्स लायबिलिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस होएगी एंड इट विल हेल्प यू इन लॉन्गर रन ऑल्सो। So I hope you found this video very helpful and informative. So if you found so, please share it with your friends, family, and do subscribe to my channel CA Charcha. And please press on the bell icon also to get any updates on the latest videos. And hope to see you soon. And I will be there with you in the next week with the next video. Thank you. Bye.